नमस्कार, मैं रवीश कुमार। बिहार में आज यथास्थिति की सरकार बन गई। बीजेपी के पास इस परिस्थिति में यथास्थिति के अलावा कोई अन्य स्थिति उपस्थित भी नहीं थी। यथास्थिति को अंग्रेजी में स्टेटस को कहते हैं, परिस्थिति को सिचुएशन और उपस्थिति को प्रेजेंस। कई लोग भारी भरकम हिंदी से परेशान हैं, मगर हमारे लिए यह सब हिंदी के सामान्य शब्द हैं। मुख्यमंत्री तो नहीं ही बदलना था, उप मुख्यमंत्री के दोनों पद पर भी कोई बदलाव नहीं हुआ। इस बार के जनादेश में अगर किसी बड़ी उम्मीद की लहर थी तो आज के समारोह में वह लहर नजर नहीं आई। चुनाव भर नीतीश कुमार के नाम की घोषणा नहीं हुई, लेकिन चुनाव खत्म हुआ तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने। जिसने भी यह रणनीति बनाई कि अभी के लिए कह दिया जाए वैकेंसी खाली नहीं है, उसकी भी इच्छा आज पूरी हो गई कि बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी नीतीश कुमार के लिए ही रिजर्व है। थे, हैं और नीतीश ही रहेंगे। आगे चलकर नीतीश खुद से यह पद छोड़ दें तो अलग बात है, लेकिन आज वह कुर्सी उन्हीं के पास गई और इस मंच पर बीजेपी एनडीए के 11 मुख्यमंत्रियों के साथ कई केंद्रीय मंत्रियों के साथ मौजूद 2014 से ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना के गांधी मैदान में बीजेपी के किसी नेता को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाने का सपना पूरा नहीं कर पाए। मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं बिहार में 1 करोड़ नए रोजगार देंगे। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। अब पश्चिमी कोसी नहर बनाकर मिथिलांचल की 50 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित करेंगे और मिथिलांचल को बाढ़ मुक्त बनाएंगे। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। कि यहाँ फिर से सरकार बनने के बाद भारत सरकार जो देती है उसके उपरांत 3,000 रुपये अतिरिक्त हमारे किसान साथियों को दे दिया जाएगा। तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी सरकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। बिहार से एक घुसपैठियों को उठा कर देश के बाहर डालने का काम करें। मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि अगले 5 साल में बिहार की बंद पड़ी सभी चीनी मिलों को चालू करने का काम भारतीय जनता पार्टी और एनडीए करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, बिहार मेक इन इंडिया का बहुत बड़ा केंद्र बनकर ही रहेगा। और हमारी सरकार बनने के बाद 2.5 साल में हम जीविका दीदियों के अकाउंट में और 2 लाख रुपया डालने का काम करेंगे। और बिहार में बीजेपी की यह जीत बड़ी जरूर है, लेकिन ऐसी जीत की मोड़ पर वो 2005, 2010 और 2020 में भी खड़ी रही है। उसके लिए 10-20 सीटों के आगे पीछे की गिनती से ज्यादा दूर यह जीत नहीं निकल पाई, कुर्सी तक नहीं पहुंच पाई। यही हाल बिहार की जनता का भी है। बहुत ही गरीब राज्य है बिहार। 6,000 महीने की कमाई करने वाला राज्य है। छठ और मतदान के बाद यहाँ के लोग अपनी अपनी गाड़ियों से
पलायन वाले प्रदेश की तरफ निकल पड़े हैं। रेलवे को आहत होने की जरूरत नहीं है कि ऐसे दृश्यों से उसकी छवि बिगाड़ी जा रही है। कौन नहीं जानता कि आम लोग कैसे सफर करते हैं। हाँ, जरूर किसी तरह बोगी में सवार होने वाले इन बिहारी लोगों की तस्वीर दिखाकर उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए कि 10,000 लेकर अपना वोट बेच दिया। बिहार के लोग पलायन करते हैं। इस कोच में सवार लोगों की वेदना को महसूस कीजिए। घर परिवार छोड़कर जा रहे होंगे, भीतर से सिसक रहे होंगे। उम्मीद की जानी चाहिए कि जो लोग इस तरह की बोगियों में सवार नहीं हो पाए, बिहार से बाहर जाने की ट्रेन नहीं पकड़ पाए, उनके लिए इस बार बिहार में काम पैदा होगा। इस दिशा में बिहार कुछ करेगा कि लोगों का भर भर कर बाहर जाना बंद हो, वापसी ना भी हो, लेकिन यहां रह गए लोगों को काम मिले। काम से ज्यादा 6,000 से अधिक उनकी कमाई पहुंचे। नीतीश कुमार जी को बोलिएगा कि अभी भी 2005 ही है। जो बोलते हैं ना कि 2005 की सरकार सही नहीं था, आज तक 2005 ही में जी रहे हैं हम। कुछ उम्मीद नहीं है, सिर्फ उम्मीद यह है कि एक आध मंदिर फिर बनेगा राम मंदिर की जगह, यही उम्मीद है बस, और कोई उम्मीद नहीं सरकार से। इस व्यक्ति की हताशा को सुनने की जरूरत है। बिहार में पुल, पुलिया, फ्लाईओवर शानदार बने हैं, लेकिन जीवन बहुत नहीं बदला। इसके लिए बिहार अभी भी 2005 में ही नजर आता है। नीतीश कुमार के लिए भले 2025 आ गया हो। पटना के गांधी मैदान में सब कुछ नियंत्रण में नजर आया। हो सकता है नीतीश का असर हो और बीजेपी जान गई हो कि नीतीश कुमार बिहार की राजनीति के जीवन बीमा हैं। जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी उनसे कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। बीजेपी ने नीतीश को हटाने का कोई दांव पेच इस बार नहीं किया। अगर कोई इरादा था भी तो उसकी जानकारी मुझे नहीं। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में 10वीं बार शपथ लेकर यही साबित कर रहे हैं कि बीजेपी के पास सब कुछ हो सकता है, ताकत, पैसा, मीडिया, कार्यकर्ता, लेकिन इन सब के बिना भी नीतीश कुमार उस पर भारी पड़ सकते हैं। पटना के गांधी मैदान में ऐसा नहीं था कि नीतीश के समर्थक नहीं थे, लेकिन बीजेपी का झंडा और उसके समर्थक अलग से दिखाई दे तो रहे थे। इसके बाद भी वो तेवर नजर नहीं आया जिसके लिए बीजेपी के नेता, कार्यकर्ता और समर्थक जाने जाते हैं। बिहार के चुनावों में बीजेपी ने अपने भले ही 200 सांसदों, विधायकों, मुख्यमंत्रियों, केंद्रीय मंत्रियों को लगाकर वही सब हासिल किया जो वह 2005 से इन सब के बिना नीतीश के साथ मिलकर चुनाव लड़ने से हासिल करती रही है। बीजेपी नीतीश के दम पर ही यहां पहुंची है, जहां नीतीश अपने दम पर पहुंचते रहे हैं। हम ये बात इसलिए नहीं कह रहे कि बीजेपी और जेडीयू में एकता नहीं है या उनकी जीत अलग अलग है। बस आपको देखना चाहिए कि इस गठबंधन में एक पार्टी कम ताकतवर होते हुए भी सबसे ताकतवर के साथ किस आधार पर बराबरी की जगह पाती है। अगर आप ऐसे देखेंगे तो राजनीति को देखने के लिए चश्मे का पावर बार बार घटाना बढ़ाना नहीं पड़ेगा। पिछले साल महाराष्ट्र में जब बीजेपी की सरकार बनी तब मंच से ही जीत के तेवर नजर आ रहे थे। मंच से लेकर भीड़ में जीत का उत्साह ही उत्साह नजर आ रहा था। पटना में मंच पर प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थोड़े अंतर के साथ बैठे थे। जब हमने महाराष्ट्र के शपथ ग्रहण का वीडियो देखा तो प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री फडणवीस, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के साथ बैठे नजर आ रहे हैं। पटना में सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम होकर भी सीएम नीतीश कुमार के साथ नहीं बैठे थे और महाराष्ट्र में भी एकनाथ शिंदे को प्रधानमंत्री फडणवीस और अजीत पवार से दूर बिठाया गया था। पटना के मंच पर प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार की तस्वीरें अलग अलग छोर पर थीं, मगर दोनों की तस्वीर बराबर और बड़ी नजर आई। लेकिन महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम से भी बड़ा चेहरा प्रधानमंत्री मोदी का था और एक ग्रुप फोटो की तरह पोस्टर लगा था। महाराष्ट्र के मंच पर अमित शाह, राजनाथ सिंह, शिवराज सिंह चौहान, पीयूष गोयल, निर्मला सीतारमण, रामदास अठावले, जेपी नड्डा,
ज्योतिरादित्य सिंधिया के अलावा कई मुख्यमंत्री, अन्य नेता भी मौजूद थे। बिहार के मंच पर भी कई लोग इनमें से दिखाई दिए। मंच से महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी के बाद जय श्री राम का नारा भी लगाया गया। महाराष्ट्र में टेंट से लेकर कालीन, सजावट सब भगवा रंग में। पटना में बीजेपी का रंग ज्यादा तो दिखा, मगर महाराष्ट्र के जैसा नहीं। महाराष्ट्र में भी प्रधानमंत्री मोदी का भाषण नहीं हुआ, पटना में भी नहीं हुआ। महिला वोटरों की बात हो रही है बिहार में, लेकिन मंत्रियों का पहला समूह जब शपथ लेने आया उसमें कोई महिला नहीं थी। नीतीश मंत्रिमंडल में महिलाओं की हिस्सेदारी बहुत ही कम है। 26 मंत्रियों में से सिर्फ 3 महिलाओं को मंत्री बनाया गया है। पटना के गांधी मैदान में 5-5 मंत्रियों को समूह में इस तरह से शपथ दिलाई गई जैसे हवन के समय मंत्रोच्चारण की फील आती है। इससे बेहतर होता राजभवन में यह कार्यक्रम संपन्न कर लिया जाता। निश्चित रूप से शपथ ग्रहण के शपथचारण से संगीत की ध्वनि नहीं निकल रही थी, हड़बड़ी जरूर दिखाई दे रही थी। पटना के गांधी मैदान में भीड़ तो बहुत आई, मगर जोश नहीं। लगा नहीं कि किसी यादगार जीत का जश्न मनाया जा रहा है। हो सकता है कि सरकार बनने की जिम्मेदारी का एहसास रहा हो, क्योंकि 5 साल में 50 लाख करोड़ का निवेश बिहार में लाना आसान तो नहीं। मैनिफेस्टो में बीजेपी ने वादा किया है। लेकिन अगर इसी गांधी मैदान में बीजेपी का मुख्यमंत्री शपथ ले रहा होता तो भीड़ आज की तरह शांत और संयमित नजर नहीं आती, गरज रही होती। कहने के लिए आप कह सकते हैं कि मंगल पांडे जिंदाबाद के नारे खूब सुनाई दिए, जय श्री राम के भी, मोदी मोदी के भी, कभी कभी नीतीश कुमार जिंदाबाद के भी। नवंबर की धूप की नरमी में भी कुल मिलाकर बदलाव का जोश, उद्घोष भीड़ के उत्साह में नजर नहीं आया। खुशी तो होगी ही कि सरकार बन रही है, मगर उत्साह की बात कर रहा हूं। क्या यह बात नोट करने लायक है कि शपथ के बाद मंत्री जब प्रधानमंत्री के पास गए तो हर बार उन्होंने उठकर अभिवादन किया, और वहीं 1-2 कुर्सी की दूरी पर बैठे नीतीश कुमार बैठे ही रह गए। उनकी मौजूदगी मंच को भर नहीं रही थी, बल्कि जहां बैठे थे वहां भी खालीपन नजर आ रहा था। नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण था और मंच उन्हीं की मौजूदगी के एहसास से खाली लगा। घोषित होकर भी नीतीश अघोषित लगे। इस मंच पर अगर प्रधानमंत्री मौजूद नहीं होते तो लगता भी नहीं कि सभा नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण के लिए बुलाई गई है। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मोदी की तरफ भी देख रहे थे, और जो मंत्री शपथ लेने के बाद उनकी तरफ आ रहा होता उसे प्रधानमंत्री की तरफ भेज देते और बैठे रह जाते, हंसते रह जाते। अपने ही मंत्रियों के साथ नीतीश सहज नहीं दिखे। 75 साल के प्रधानमंत्री बार बार उठते रहे, फिट दिखे, लेकिन उनसे 6 महीने छोटे 74 साल के नीतीश कुमार की देह भाषा सामान्य नहीं नजर आई। वे इस तरह बैठे रहे जैसे बिठा दिए गए हों। प्रधानमंत्री मोदी ने सभी का अभिवादन उठकर किया, नीतीश कुमार ने बैठे बैठे। वैसे जब नीतीश कुमार ने शपथ पत्र पढ़ा तो 1-2 फिसलन को छोड़ उनकी आवाज बुलंद ही लगी। लगा नहीं कहीं से कोई दिक्कत है। लेकिन 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे नीतीश कुमार की देह भाषा विजयी मुद्रा की नहीं रही। राजनेता आम आदमी से कहीं ज्यादा अपने हाव भाव को लेकर सजग रहते हैं। कपड़ों से, उठने बैठने के अंदाज से जनता के बीच लगातार संदेश देते हैं। राष्ट्रगान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार का हाथ पकड़कर ऊपर उठाते हैं, मंच के आगे तक आते हैं। नीतीश कुछ हैरान लगते हैं और उसके बाद बाकी मंत्रियों को तस्वीर के लिए आगे आने को कहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झुककर वहां आई जनता का अभिवादन करते हैं और तस्वीर के बाद गमछा लहराते हैं। नीतीश कुमार हाथ जोड़े पीछे खड़े रह जाते हैं। अतिथिगणों का हम जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। नीतीश कुमार ने साबित कर दिया है कि बिहार की राजनीति में उन्हें विस्थापित करना असंभव है। बीजेपी ने उनकी सेहत की बात भूल से भी नहीं की है। अमित शाह ने कहा था सम्राट चौधरी को बड़ा आदमी बनाएंगे। भले अमित शाह को उप मुख्यमंत्री पद से संतोष ना हुआ हो,
लेकिन सम्राट चौधरी ही बिहार में बीजेपी के चौधरी हैं, बड़े आदमी हैं, इससे उन्हें संतोष हो रहा होगा। बिहार में बीजेपी का अगर कोई बड़ा चेहरा है तो चुनाव के पहले और बाद में सम्राट चौधरी ही हैं। नीतीश कुमार के वोट बैंक के करीब रहने के लिए सम्राट चौधरी से बड़ा नाम बीजेपी में कोई नहीं। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, मगर वो अलग पार्टी है। मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की बहरहाल उम्र से लेकर डिग्री के विवादों में घिरे सम्राट चौधरी ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली और उनके साथ चुनाव के समय एसपी को गाली देने वाले विजय सिन्हा ने भी उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। बीजेपी ने बता दिया कि अपने नेताओं पर लगे आरोपों से वह परेशान नहीं होती है, वह चुनाव फिर भी जीत जाती है। तब फिर क्यों ऐसे आरोपों की परवाह करे। नीतीश कुमार ने भी अशोक चौधरी को मंत्री बनाकर प्रशांत किशोर को चुनौती दी होगी कि अगर उनके आरोपों में दम है तो लगाते रहें। गोदी मीडिया में फिर से प्रशांत किशोर का इंटरव्यू शुरू हो चुका है। आप नोट करेंगे कि वे कितनी बार इन आरोपों को दोहराते हैं। अशोक चौधरी, सम्राट चौधरी, मंगल पांडे, दिलीप जायसवाल के नाम लेते हैं। दिलीप जायसवाल, मंगल पांडे पर भी आरोप लगे। उम्मीद है अब वे अपने ऊपर लगे आरोपों का जवाब देंगे। नहीं भी देंगे तो किसे फर्क पड़ता है, मीडिया पूछने की हिम्मत कर भी नहीं पाएगा। प्रशांत किशोर आज मौन व्रत पर रहे। नीतीश कुमार का जो मंत्रिमंडल बना है वह थोड़े से बदलाव के साथ पिछली बार के जैसा ही है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के दीपक प्रकाश पहली बार मंत्री बने हैं। दीपक प्रकाश केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं, मगर चूंकि ये बीजेपी के साथ हैं इसलिए परिवारवाद के प्रतीक नहीं है, राष्ट्रवाद के धरोहर हैं। दीपक प्रकाश ने चुनाव नहीं लड़ा। नीतीश कुमार मंत्रिमंडल में दीपक प्रकाश इकलौते मंत्री हैं जो किसी सदन के सदस्य नहीं हैं। अगर दीपक प्रकाश को मंत्री बनाना ही था तो किसी जीविका दीदी को भी मंत्री बना देते, जिनकी वजह से सबने आज मंत्री पद की शपथ ली है। नीतीश कुमार ने आखिरी बार 2004 में चुनाव लड़ा, उसके बाद चुनाव नहीं लड़े हैं, बल्कि वे विधान परिषद के सदस्य रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी के संजय कुमार और संजय कुमार सिंह मंत्री बने हैं। संजय सिंह ने तेज प्रताप को हराया था। नीतीश कुमार ने अपने कोटे से उन्हीं 8 को मंत्री बनाया जो पहले से थे। अगर नए मंत्री बनते तो कुछ नए इलाकों में खुशी भी पहुंचती। 68 साल के विजय कुमार चौधरी ने मंत्री पद की शपथ ली। पिछली विधानसभा में 5 साल स्पीकर रहे, उससे पहले 2010 में मंत्री बनाए गए। विजय कुमार चौधरी अब तक कई विभागों को संभाल चुके हैं। वित्त मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, ग्रामीण मंत्रालय, विकास मंत्रालय, भवन निर्माण मंत्रालय, सूचना एवं जनसंपर्क मंत्रालय, 6 बड़े मंत्रालयों को संभाला है। जेडीयू में आने से पहले कांग्रेस में थे। सराय रंजन से 3 बार कांग्रेस के टिकट पर चुने गए। 2010 के बाद से जेडीयू के टिकट पर जीत रहे हैं। इतनी बार और इतने विभागों में मंत्री रहने के बाद भी विजय कुमार चौधरी को मंत्री बनाया गया। यही राजनीति है। सत्ता में लंबे समय तक बने रहने का कोई एक फॉर्मूला होता तो उसकी दवा हर स्टेशन के बाहर बिक रही होती। विजय कुमार चौधरी 1982 से विधायक हैं, 2010 से मंत्री, स्पीकर तो रहे ही। दैनिक भास्कर ने लिखा है कि उनके पास चुनाव लड़ने के लिए नगद राशि महज 75,000 रुपए थी। उनके पास कुल सकल 1,09,16,482 रुपए हैं और पुरानी मारुति ऑल्टो कार है जिसका मूल्य मात्र 60,000 है। जिस बिहार में कार्यकर्ता स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर पर चल रहा है, उस बिहार में विजय कुमार चौधरी के पास ऑल्टो कार है। इतना कम संसाधन है उनके पास, कम से कम अखबार को ईमानदार भी लिखना चाहिए था। क्या अब मंत्रियों की खूबियों के वर्णन में ईमानदारी का ध्यान पत्रकारों को नहीं आता है? बहरहाल बीजेपी के 14 मंत्री बने हैं, 6 मंत्री ज्यादा मिले हैं। इस बार मंत्रियों के हिसाब से देखें तो बीजेपी के सबसे ज्यादा मंत्री हैं, जबकि उसके विधायकों की संख्या जेडीयू से मात्र 4 अधिक है। पिछली बार स्पीकर की कुर्सी जेडीयू के कोटे में थी, इस बार यह कुर्सी बीजेपी को मिलने जा रही है।
गया टाउन के प्रेम कुमार स्पीकर होंगे, 9वीं बार विधायक बने हैं। इससे पहले बिहार सरकार में स्वास्थ्य विभाग, सड़क निर्माण विभाग, शहरी विकास विभाग भी संभाल चुके हैं। कई पत्रकार चर्चाओं में स्पीकर की कुर्सी को इसलिए महत्व नहीं देते कि इसका रोल विधानसभा के लिए अहम होता है, बल्कि इसलिए देते हैं कि पार्टी को तोड़ने और मिलाने में इसका रोल होता है। ऐसी कोई स्थिति आ गई तो स्पीकर अपना होना चाहिए। इस तरह की थ्योरी बताती है कि पत्रकारों को स्पीकर से भले उम्मीद ना हो कि सदन ठीक से चले, विपक्ष को पूरा मौका मिले और सरकार को जवाब देना पड़े, मगर पत्रकारों को स्पीकर से इस बात की उम्मीद जरूर नजर आती है कि बीजेपी के हिसाब से तोड़फोड़ को सरल बनाने में उनकी भूमिका है। बीजेपी ने नीतीश मिश्रा को मंत्री नहीं बनाया। नीतीश मिश्रा बिहार के उद्योग मंत्री थे पिछली बार, चौथी बार विधायक बने, इस बार 55,000 वोटों से जीत कर आए, फिर भी मंत्री नहीं बने। हार्वर्ड के कैनेडी स्कूल से पढ़कर आए हैं, तब भी मंत्री नहीं बनाए गए। हो सकता है उद्योग मंत्री के रूप में इनका रिकॉर्ड शायद अच्छा ना हो, या किसी नए उद्योग मंत्री से बीजेपी को ज्यादा उम्मीदें हों। हम आपको बता दें कि बीजेपी ने हर जिले में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाने का वादा किया है, हर जिले में मेगा स्किल सेंटर स्थापित करने का वादा किया है, ताकि बिहार को ग्लोबल स्किलिंग हब बनाया जा सके। एआई, टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग, फिनटेक सिटी जैसे सेक्टर में 1 लाख करोड़ से अधिक निवेश करने का वादा किया गया है। मैनिफेस्टो में तो लिखा है कि बिहार में 5 साल में 50 लाख करोड़ का निवेश आएगा, मगर अरवल की सभा में अमित शाह 2 लाख करोड़ से भी कम के निवेश की बात कर रहे थे। हम बिहार में नए इंडस्ट्री ला रहे हैं, फिनटेक सिटी बना रहे हैं, इन्वेस्टमेंट समिट कर इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं। ये माले वाले आ गए ना तो सारा उद्योग चला जाएगा, सारा उद्योग चला जाएगा। मोदी जी का प्रयास है 1,80,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बिहार में लाने का। यह इस चुनाव का रहस्य ही बना रहा कि बीजेपी ने नीतीश कुमार के नाम की घोषणा क्यों नहीं की, और नीतीश कुमार ने खुद क्यों नहीं कहा कि उनकी सेहत अब वैसी नहीं कि मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी पूरी कर सकें। 6 नवंबर 2020 को पूर्णिया की धमदाहा सीट पर नीतीश कुमार भाषण दे रहे थे। चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था। भावुक हो गए, कहने लगे यह उनका आखिरी चुनाव होगा, अंत भला तो सब भला। जब हंगामा मचा तो झट से सफाई दे दी कि धमदाहा के उम्मीदवार के लिए आखिरी प्रचार की बात कही थी उन्होंने, अपने रिटायरमेंट की बात नहीं। धमदाहा की सीट पर नीतीश कुमार लेसी सिंह का प्रचार करने गए थे। लेसी सिंह फिर से उम्मीदवार बनाई गईं, इस बार जीत गईं और इस बार भी मंत्री बनाई गई हैं। 2020 के चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी का प्रदर्शन बहुत खराब रहा। वे मुख्यमंत्री तो बन गए, लेकिन 2020 का चुनाव उनका आखिरी चुनाव नहीं हो सका। आज के शपथ ग्रहण समारोह को अफसोस समारोह का नाम दिया जा सकता है। संतोषजनक समारोह ठीक रहेगा। बीजेपी को कितना संतोष करना पड़ा है, स्पीकर पद से संतोष करना पड़ा, कुछ अधिक मंत्री पद से संतोष करना पड़ा, 2 डिप्टी सीएम के पद से संतोष करना पड़ा। मुख्यमंत्री पद ना मिलने के अफसोस की भरपाई क्या इन सभी संतोषों से हो सकेगी? कई लोग लिख रहे थे कि यह मौका है बीजेपी के लिए अपना सीएम बनाने का, लेकिन कुछ तो है बिहार में कि यहां के वोटर के भय से जेडीयू में आसानी से हो जाने वाली तोड़फोड़ नहीं हुई। नीतीश के कमजोर होने पर भी उसका फायदा उठाने की कोशिश नजर नहीं आई। नीतीश की सेहत भले ठीक ना हो, नीतीश के साथ खड़ी जनता चौकन्नी है और उस जनता की सेहत एकदम ठीक है। अमित शाह ने कहा था चुनाव के बाद विधायक दल फैसला करेगा, लेकिन चुनाव भी हो गया, नतीजे भी आ गए। लेकिन कभी लगा आपको कि विधायक दल नीतीश के अलावा किसी और का फैसला कर सकता था? जब एनडीए के विधायक दल को नीतीश कुमार के बारे में ही फैसला करना था, तो यह फैसला पहले भी हो सकता था। एनडीए के विधायक दल की बैठक में नीतीश कुमार के नाम पर कितनी आसानी से मुहर लगी। एक पल के लिए नहीं लगा कि विधायकों की बैठक इतनी बड़ी संस्था है जिसके दरवाजे पर नीतीश कुमार
अपने नाम पर मुहर लगाने के लिए हाथ जोड़कर खड़े होंगे। बीजेपी के विधायक दल में भी कुछ भी नया नहीं हुआ। सम्राट चौधरी विजय सिन्हा से आगे बीजेपी नहीं देख पाई। क्या यह जनादेश बदलाव का था या यथास्थिति के लिए बिहार ने इतना बड़ा जनादेश दिया? नमस्कार, मैं रवीश कुमार।